चित्रकला का क्या नाम है? तो गाइस बताइए, यहाँ पर चार पेंटिंग दे रखी है। एक तो मंडल, फुलकारी, मधुबनी और वर्ली। इनमें से कौन सी पेंटिंग है जो कि मिथिला की प्रसिद्ध है? मिथिला जो कि अपने बिहार में है, वहाँ की प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो गाइस इसका आंसर होगा मधुबनी। मधुबनी मिथिला की प्रसिद्ध पेंटिंग है। इन पेंटिंगों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ये अपनी लोक चित्रकला है, इनका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, ये अपने बिहार क्षेत्र की है। कहाँ की पेंटिंग है ये? बिहार क्षेत्र की प्रसिद्ध पेंटिंग है। इसका नाम प्राचीन विदेह और सीता की जन्म स्थली मिथिला से लिया गया है। गाइस लोक कथाओं के अनुसार इसकी उत्पत्ति उस समय मानी जाती है जब राजकुमारी सीता का विवाह भगवान राम कुमार से हुआ था। तो यह पारंपरिक रूप से जो मिथिला है, जो बिहार का क्षेत्र है, वहां की महिलाओं के द्वारा की जाने वाली एक चित्रकारी है। किनके द्वारा किया जाता है? बिहार की महिलाओं के द्वारा। इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात किया जाए तो गाइस इसमें इसकी विशेषता प्रमुख रूप से चमकीले रंगों की है। इन्हें गाय के गोबर, मिट्टी लेपित आधार पर, चावल के लेप, वनस्पति के रंगों का उपयोग करके दीवार पर चित्रित किया जाता है। लेकिन समय के साथ गाइस यह आधार हस्त निर्मित कागज, कपड़े, कैनवास आदि पर भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। इसके विषय वस्तु के बारे में बात करें तो इसमें भागवत पुराण, रामायण के प्रसंग, शिव पार्वती की कहानियां तथा राधा और कृष्ण की जो रास लीलाएं हैं आदि को चित्रित किया जाता है। इस शैली में गाइस ध्यान रखना, कोई रिक्त स्थान नहीं रखा जाता है। ये पूरे स्थान को सजावट से इसमें प्राकृतिक रंगों से भर दिया जाता है। यहाँ पर छाया प्रभाव न होने के कारण यह चित्रकला द्विआयामी है। ठीक है गाइस। इसके अलावा यह दोहरी पंक्ति का किनारा, गहरे रंगों का प्रयोग, अलंकृत पुष्प प्रतिरूप और अतिरंजित मुख्य मुद्राओं को दर्शाती है। गाइस इसे जीआई टैग भी प्राप्त है, भौगोलिक संकेतक है वो इसे प्राप्त है। बिहारी की जो टीकुली कला की डिजाइन है वो अक्सर आप मधुबनी पेंटिंग में देख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ली पेंटिंग। दोस्तों पहले तो ध्यान रखना, वर्ली पेंटिंग कहाँ की है? तो ये अपने महाराष्ट्र क्षेत्र की प्रसिद्ध है। इसका नाम है वर्ली ट्राइब है, उसके नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 2500 से 3000 बीसी के बीच में पारंपरिक कलात्मक परंपरा को बरकरार रखा था। ठीक है। तो वर्ली कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। वर्ली ट्राइब के नाम पर इसका नाम रखा गया है। दोस्तों ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका की भित्ति चित्रकला है, उनसे भित्ति चित्रकला है उनसे मिलती जुलती है। पूछ लिया जाए कि कौन सी पेंटिंग है वो भीमबेटका की चित्रकला से मिलती जुलती है, तो वो वर्ली पेंटिंग है। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो गाइस इसमें मिट्टी, शाखाओं और गाय के गोबर के मिश्रण से पृष्ठभूमि का लाल और गेरुआ रंग बनाया जाता है। ये देख सकते हैं आप वर्ली पेंटिंग। पेंटिंग के लिए सफेद रंजक, गोंद, चावल का पाउडर का मिश्रण करके आदि का इस्तेमाल करके रंग बनाया जाता है, वो भी सफेद रंग का। ठीक है। आंगन कैसा कैसा होता है? गेरुआ होता है और पेंटिंग की जाती है सफेद रंग से। इसकी गाइस तकनीकी बात करें तो इसमें त्रिकोण, वर्त, वर्ग जिससे सरल ज्योमितीय आकृतियों का उपयोग मनुष्य, जानवर आदि के दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ज्योमेट्री है, जैसे कि कोई त्रिकोण हो गया, वर्त हो गया, वर्ग हो गया आदि का प्रयोग करके जानवर और मनुष्य का चित्रांकन किया जाता है। साथ ही दो त्रिभुज सिरे पर जुड़े हुए हैं जिसमें वर्त और उनके सिरों को दर्शाते हैं। इसकी विषय वस्तु के बारे में बात की जाए तो गाइस केंद्रीय रूपांकन में एक चौखट और चौक है जो कि मछली पकड़ने, शिकार, खेती करने, नृत्य, जानवरों, पेड़ों, त्योहारों से संबंधित दृश्यों का चित्रण इसमें मुख्य रूप से किया जाता है। अर्थात जो अपनी जो आम जीवन है, आम जीवन की जो भी कार्यक्रम है, अपन जो भी काम करते हैं उनको मुख्य रूप से यहाँ पर दर्शाया गया है। उर्वरता की देवी पालाघाट और पुरुष देवता को यहाँ पर मानव रूप में दर्शाया जाता है। इसमें गाइस सफेद पोस्टर रंग का उपयोग करके लाल और काले पृष्ठभूमि वाले कपड़े पर इसे चित्रित किया जाता है। दीवार पेंटिंग आमतौर पर फसल, त्योहारों और शादियों जैसे शुभ अवसरों पर भी गाइस यहाँ पर बनाई जाती है। ठीक है। आगे है अपनी फुलकारी पेंटिंग। दोस्तों फुलकारी पेंटिंग है वो मुख्य रूप से पंजाब की है। पूछ लिया जाए कि फुलकारी पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो पंजाब की प्रसिद्ध है।
फुलकारी का अर्थ होता है फूलों का काम। इसमें क्या होता है कि कपड़ों पर फूलों का काम किया जाता है, जिसके कारण इसका नाम फुलकारी रखा गया है। इसकी विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर डिजाइन की जाती है ज्योमेट्री, आकारों, फूलों, पत्तियों, पशुओं जैसे पारंपरिक डिजाइनों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। भाई रंग की बात की जाए तो पारंपरिक रूप से गाइस फुलकारी में लाल रंग के कपड़े पर सफेद, पीला, हरा रंग आदि के धागों की यहाँ पर कढ़ाई की जाती है। दोस्तों फुलकारी में सूती धागे का उपयोग किया जाता है और कढ़ाई को हाथ से किया जाता है। फुलकारी के कुछ प्रकार की बात करें तो एक तो है सुल्तानपुरी, बहावाली और एक है पेरदार फुलकारी। ये प्रमुख रूप से फुलकारी के प्रकार है। ये देख सकते हैं आप फुलकारी। सॉरी, आगे देखते हैं मंडल चित्रकला के बारे में। दोस्तों ये आध्यात्मिक सौंदर्य का प्रतीक है। मंडल चित्रकला एक प्राचीन कला है जो कि विभिन्न संस्कृतियों में पाई जाती है। ये एक प्रकार की जटिल ज्योमेट्रीय डिजाइन है जो कि एक केंद्र बिंदु के चारों ओर बनाई जाती है। ये केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर ज्योमेट्रीय डिजाइन बनाई जाती है। इसमें मंडल को आमतौर पर एक वर्ग के भीतर एक वर्त के रूप में दर्शाया जाता है। दोस्तों मंडल चित्रकला के प्रकार हैं तिब्बती, हिंदू और इस्लामी। ये तीन प्रकार है मंडल चित्रकला के। ठीक है, आगे देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है टाइटैनिक जहाज कब डूब गया था। दोस्तों जो टाइटैनिक जहाज है जिसके बारे में आपने बहुत सारी मूवी भी देखी होगी, ये अप्रैल 1912 को डूब गया था। कब डूब गया था? 1912 को। देखते हैं टाइटैनिक जहाज के बारे में। दोस्तों 15 अप्रैल 1912 को जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है वहां पर यह जहाज डूब गया था। उस समय यह सेवा में मौजूद सबसे बड़ा जहाज था। दोस्तों टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर तक अपनी पहली यात्रा में था। चौथे दिन यानी 14 अप्रैल को रात लगभग 11:40 12 बजे के आसपास एक हिमखंड से टकराया जिसमें मुख्य रूप से 2224 लोग गाइस इसमें सवार थे। इसमें इसके डूबने के कारण क्या हुआ गाइस, लगभग इसमें 1500 लोगों की डेथ हो गई। इससे गाइस यह इतिहास का सबसे घातक और शांतिकालिक समुद्री आपदा इसे मानी जाती है। ये देख सकते हैं टाइटैनिक जहाज जो एक हिमखंड से टकराया था जिसके कारण ये डूब गया था। हाँ डूबा था, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में भी डूबा था 15 अप्रैल 1912 को। क्या क्वेश्चन है? मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? दोस्तों बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? वैसे तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वो त्वचा होती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है जिगर, दिमाग, दिल, किडनी। आप मुझे कमेंट में बताइएंगे इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद्र की सुप्रसिद्ध कहानी दो बेलों की कथा में बेलों के नाम क्या थे? तो गाइज ये आप मुझे कमेंट में बताइएंगे। जिन लोगों ने हिंदी साहित्य सब्जेक्ट पढ़ा होगा प्रेमचंद के बारे में उनका इसका आंसर जरूर आता होगा, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तो अभी के लिए थैंक यू।